मांग फलन क्या होता है इसको ध्यान से समझिए। देखिए, किसी भी वस्तु का मांग, बैठिए 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 जल्दी से, किसी भी वस्तु का मांग और उसका मांगा गया मात्रा का जो निर्धारक तत्व है, मांगी गई मात्रा और उसका जो निर्धारक तत्व है, उसका जो संबंध बताता है, उसी को हम क्या बोलेंगे? मांग फलन कहेंगे। बात समझ में आया? तो मांग फलन किसे कहेंगे? तो किसी भी वस्तु का मांगी गई मात्रा और उसका जो निर्धारक तत्व होता है, उसमें जो संबंध बताएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मांग फलन कहेंगे। निर्धारक तत्व क्या क्या है हम बता चुके हैं पिछले क्लास में। मांग फलन दो प्रकार का होता है, व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन। व्यक्तिगत मांग फलन क्या है? तो व्यक्तिगत मांग फलन का अर्थ है किसी एक व्यक्ति के द्वारा मांगा गया मात्रा और उसका जो निर्धारक तत्व होगा, उसके संबंध को ही हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत मांग फलन। बात समझ में आया? क्या बोले हम ध्यान से समझिएगा। व्यक्तिगत मांग फलन क्या है? तो किसी एक उपभोक्ता के द्वारा मांगा गया मात्रा और जो उसका निर्धारक तत्व है, उसका संबंध को हम लोग क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत मांग फलन। बाजार मांग फलन क्या है? खाली उपभोक्ता के जगह पे बाजार का सभी उपभोक्ता कर दीजिए, बाकी सब चीज़ सेम रहेगा। कि सभी उपभोक्ता के द्वारा मांगी गई मात्रा और उसका जो निर्धारक तत्व है, उसका संबंध को हम लोग क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत मांग फलन। आया समझ में? लिखिए, मांग फलन में लिख करके डैश दीजिए। किसी वस्तु का मांगी गई मात्रा, किसी वस्तु का मांगी गई मात्रा, किसी वस्तु का मांगी गई मात्रा किसी वस्तु का मांगी गई मात्रा तथा उसके निर्धारक तत्व के संबंध को मांग फलन कहते हैं। मांग फलन कहते हैं, के संबंध को मांग फलन कहते हैं। हो गया? अगला इसी में लिखिए, इसके दो प्रकार होते हैं और पहला प्रकार लिख करके डैश दीजिए, व्यक्तिगत मांग फलन। व्यक्तिगत मांग फलन में डैश दे करके लिखिए, किसी एक उपभोक्ता द्वारा क्या लिखा है? व्यक्तिगत मांग फलन में लिख रहे हैं ना, व्यक्तिगत मांग फलन। इसमें क्या लिखा है? किसी एक उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा और उसके निर्धारक तत्व के संबंध को मात्रा और उसके निर्धारक तत्व के संबंध को व्यक्तिगत मांग फलन कहते हैं। अब बाजार मांग फलन में खाली एक उपभोक्ता के जगह पे सभी उपभोक्ता कर दीजिएगा। बाजार के सभी उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा, बाजार वाला में लिखना है, बाजार के सभी उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा, बाजार के सभी उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई मात्रा और उसके निर्धारक तत्व के संबंध को बाजार मांग फलन कहते हैं। हो गया? अब देखिए,
मांग में वृद्धि और मांग में कमी का आखिर क्या कारण है? तो मांग में वृद्धि का पहला कारण है, हो सकता है उपभोक्ता के आय में वृद्धि हो गया। दूसरा कारण है कि हो सकता है स्थापन्य वस्तु का कीमत बढ़ गया हो, इसलिए जो उसका पहला वस्तु है उसका डिमांड बढ़ गया है। भविष्य में कीमत वृद्धि का संभावना हो, ये सब कुछ इसका कारण है। और एक क्या हो सकता है, तो क्रेताओं का संख्या बढ़ सकता है। क्रेताओं का संख्या क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। तो ये सब कुछ कारण है जिस कारण से मांग में क्या आ जाता है, वृद्धि हो जाता है। मान के चलिए किसी व्यक्ति के पास पैसा ढेरी आ गया है, तो उसका आय बढ़ गया है, तो उसका मांग भी तो बढ़ जाएगा है। पैसा नहीं था तो एगो जाके रसगुल्ला खाता था, पैसा भर गया है तो 10 रसगुल्ला खाएगा। बात समझ रहे हैं ना। स्थापन्य वस्तु का मांग में वृद्धि, अब कीमत में वृद्धि। मान के चलिए चाय और कॉफ़ी में कॉफ़ी का दाम पूरा बढ़ गया है, तो ऑटोमेटिक बात है कि चाय का मांग क्या हो जाएगा, बढ़ हो जाएगा। कॉफ़ी का कीमत अगर बढ़ गया है, दाम बढ़ गया है कॉफ़ी का, तो चाय का कीमत क्या हो जाएगा, चाय का मांग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये तो जाहिर सी बात है। यानी कि स्थापन्य वस्तु का अगर कीमत में वृद्धि होता है तो भी हम लोगों का मांग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात बुझ रहे हैं ना है। जैसे मुर्गा कभी कभी बैन लग जाता है कि बर्ड फ्लू आ रहा है, इसमें तो खाना बंद कर देता है आदमी, तो उस समय डिमांड किसका बढ़ जाता है, खस्सी का, बकरिया का डिमांड उसमें बढ़ जाता है। अगला, भविष्य में कीमत वृद्धि होने का संभावना। यदि भविष्य में कीमत वृद्धि होने का संभावना है तो उस कंडीशन में भी किसी भी वस्तु का मांग क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा। क्रेता का संख्या में वृद्धि, अब हो सकता है खरीदने वाला ढेरी आ गया, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि मांग क्या होगा, बढ़ेगा ही। अब आप ही लोग हमको बताइए, मांग घटने का क्या कारण है? हो सकता है उसका आय क्या हो गया हो, कम हो गया हो। स्थापन्य वस्तु का कीमत क्या हो गया हो, कम हो गया हो। भविष्य में कीमत वृद्धि का कोई संभावना नहीं हो। क्रेता का संख्या क्या हो गया हो, कम हो गया हो। बस आया समझ में। मांग में वृद्धि और मांग में कमी का क्या कारण है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? पहला क्या लिखिएगा, उपभोक्ता के आय में वृद्धि, उपभोक्ता के आय में कमी। स्थापन्य वस्तु का कीमत में वृद्धि, स्थापन्य वस्तु का कीमत में कमी। भविष्य में कीमत वृद्धि होने का संभावना, भविष्य में कीमत वृद्धि होने का संभावना नहीं। क्रेताओं का संख्या अधिक होना, क्रेताओं का संख्या कम होना। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसी तरह लिखिए, पहला लिखिए, पहला लिखिए उपभोक्ता के आय में वृद्धि होना, उपभोक्ता के आय में वृद्धि होना। उसमें अपने से लिखिएगा, उबलाम नहीं लिखाएंगे। इसमें लिखिए उपभोक्ता के आय में वृद्धि होना, और उसमें लिखिए उपभोक्ता के आय में कमी होना। वृद्धि के जगह कमी लिखिए। उपभोक्ता के आय में वृद्धि होना, उपभोक्ता के आय में कमी होना। दूसरा लिखिए स्थापन्य वस्तु का कीमत में वृद्धि, नंबर देके लिखिए ना 1 2। स्थापन्य वस्तु का कीमत में वृद्धि, तीसरा लिखिए भविष्य में कीमत वृद्धि होने का संभावना, स्थापन्य वस्तु का कीमत में वृद्धि, स्थापन्य वस्तु का कीमत में वृद्धि, और इसमें लिख लीजिएगा कमी। तीसरा लिखिए भविष्य में कीमत वृद्धि होने का संभावना, भविष्य में कीमत वृद्धि होने का संभावना, और इसमें लिखिए भविष्य में कीमत वृद्धि का कोई संभावना नहीं होना, भविष्य में कीमत वृद्धि का कोई संभावना नहीं होना। चौथा लिखिए क्रेताओं का संख्या में वृद्धि, और उसमें लिखिए क्रेताओं का संख्या में कमी। हो गया।
अगला लिखिए व्यक्तिगत मांग, बाजार मांग। व्यक्तिगत मांग क्या है? तो किसी व्यक्तिगत उपभोक्ता के द्वारा दी गए समय में उस कीमत पर मांगी गई मात्रा। ध्यान से समझिए, व्यक्तिगत मांग क्या होता है? तो किसी व्यक्तिगत उपभोक्ता के द्वारा उसका दी गया समय में उस कीमत पर वो जो मांगा है मात्रा, उसी को हम लोग बोलेंगे व्यक्तिगत मात्रा। और एक विशेष बात यहाँ पे ही ध्यान रखिएगा कि व्यक्तिगत मांग पे कभी भी मांग का नियम नहीं लगता है, मतलब लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। उसके पीछे का कारण है, मांग का नियम क्या कहता है कि यदि कीमत बढ़ेगा तो उसका मांग क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यदि कीमत घटेगा तो उसका मांग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन व्यक्तिगत मांग, कभी कभी व्यक्ति क्या करता है, महंगा महंगा वस्तु को भी खरीदता है, उसका भी मांग रहता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया कि व्यक्तिगत मांग पे मांग का नियम लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है, लेकिन बाजार मांग पे मांग का नियम जरूर लगेगा। बाजार में जब किसी वस्तु का कीमत बढ़ेगा तो उसका मांग घटेगा, और जब किसी वस्तु का कीमत घटेगा तो उसका मांग बढ़ेगा। बात समझ में आया? तो एक बार फिर से समझ लीजिए। व्यक्तिगत मांग में लिखिएगा, व्यक्तिगत मांग का अर्थ है, व्यक्तिगत मांग का आशय है, व्यक्तिगत मांग का अभिप्राय है। आपका इच्छा जो लिखिए, किसी व्यक्तिगत उपभोक्ता के द्वारा, किसी व्यक्तिगत उपभोक्ता के द्वारा दी गई समय अवधि में उस कीमत पर मांगी गई मात्रा को ही हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत मांग कहते हैं। व्यक्तिगत मांग पे मांग का नियम लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। क्लियर है? उसके बाद है आपका बाजार मांग। तो बाजार मांग क्या है? तो इसमें केवल, इसमें व्यक्तिगत उपभोक्ता था ना, इसमें सारा उपभोक्ता कर दीजिए। सभी उपभोक्ताओं के द्वारा, बाजार के सभी उपभोक्ताओं के द्वारा निश्चित समय या फिर दी गई समय अवधि में उस कीमत पर मांगी गई मात्रा को ही हम क्या कहते हैं? बाजार मांग कहते हैं। बात समझ में आया? इसमें सभी उपभोक्ता है, इसमें व्यक्तिगत उपभोक्ता है। क्लियर है? हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये वाला लेसन खत्म हो जाता है। ये कम्मा लेसन चल रहा था, चौथा या पांचवा? चौथा। 4 लेसन आपका इकोनॉमिक्स में खत्म हो गया। 4 हुआ या 3 हुआ? 3। पहला में आप लोग पढ़े होंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या। दूसरा में आपने पढ़ा होगा उपभोक्ता के बारे में, उपभोक्ता संतुलन। और शायद तीसरा में आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं मांग का नियम। अब आपका ये खत्म हो गया। एक और है मांग का लोच, वो खत्म हो जाएगा तो मांग वाला पोर्शन हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। फिर पूर्ति वाला पोर्शन जब हमारा पूरा खत्म हो जाएगा तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में 4-5 लेसन और बचेगा। फिर हम लोग का व्यष्टि अर्थशास्त्र खत्म हो जाएगा। जितना आसान बोलने में लग रहा है कि खत्म हो जाएगा, खत्म करवाते करवाते और आप लोग को पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएगा, क्योंकि बहुत इसमें लंबा जाएगा। 14 लेसन आपको पढ़ना है लेसन 1 में, पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में भी आपको लगभग 13 से 14 लेसन पढ़ना होता है। चलिए लिखिए, व्यक्तिगत मांग में डैश दे करके लिखिए, व्यक्तिगत मांग का आशय है कि, व्यक्तिगत मांग का आशय है कि, व्यक्तिगत मांग का आशय है कि किसी व्यक्तिगत उपभोक्ता के द्वारा, किसी व्यक्तिगत, क्या हुआ? किसी व्यक्तिगत उपभोक्ता के द्वारा, लिखे, किसी व्यक्तिगत उपभोक्ता के द्वारा दी गई समय अवधि में, दी गई समय अवधि में, दी गई समय अवधि में उस कीमत पर मांगी गई मात्रा है, उस कीमत पर मांगी गई मात्रा है, उस कीमत पर मांगी गई मात्रा है। पैराचेंज, व्यक्तिगत मांग पर, पैराचेंज
व्यक्तिगत मांग पर मांग का नियम, व्यक्तिगत मांग पर मांग का नियम लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है, लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है, लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है, क्योंकि उपभोक्ता कभी कभी ऊंचे कीमत पर भी, क्योंकि उपभोक्ता कभी कभी ऊंचे कीमत पर भी वस्तुओं को खरीदता है। चलिए अगला लिखिए, बाजार मांग। बाजार मांग लिख करके डैश दीजिए। सभी उपभोक्ताओं के द्वारा, सभी उपभोक्ताओं के द्वारा चलो टेप है, देखे यहाँ, सभी उपभोक्ताओं के द्वारा दी गई समय अवधि में, दी गई समय अवधि में दोष कौन सी लिखे आप? बाजार मांग दोष दी गई समय अवधि में उस कीमत पर मांगी गई मात्रा को बाजार मांग कहते हैं। उस कीमत पर मांगी गई मात्रा को बाजार मांग कहते हैं। इस पर मांग का नियम लगता है, इस पर मांग का नियम लगता है। हो गया? चलिए ये आपका खत्म हो गया इकोनॉमिक्स। प्रश्न लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन लिखेगा इकोनॉमिक्स का सब, पहले लॉन्ग हम लिखा देते हैं। पहला लॉन्ग लिखिए, मांग का नियम से आप क्या समझते हैं? पहला प्रश्न लिखिए लॉन्ग में, मांग का नियम से आप क्या समझते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? मांग के नियम से आप क्या समझते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? मांग का नियम से आप क्या समझते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? हो गया? दूसरा प्रश्न लिखिए, मांग को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखे। ये लॉन्ग में पूछा जाता है। मांग को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखे। चलिए शॉर्ट लिखिए, शॉर्ट लिखिए, मांग क्या है? शॉर्ट लिखिए, मांग क्या है? मांग क्या है? दूसरा, मांग का नियम क्या है? मांग का नियम क्या है? अगला लिखिए, मांग में वृद्धि एवं कमी का कारण लिखें। मांग में वृद्धि एवं कमी का कारण लिखें। मांग में वृद्धि एवं कमी का कारण लिखें। अगला लिखिए, व्यक्तिगत मांग फलन किसे कहते हैं? इसके कितने प्रकार होते हैं? मांग फलन किसे कहते हैं? इसके कितने प्रकार होते हैं? मांग फलन किसे कहते हैं? इसके कितने प्रकार होते हैं? मांग फलन किसे कहते हैं? इसके कितने प्रकार होते हैं? अगला प्रश्न लिखिए, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग में क्या अंतर है? व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग में क्या अंतर है? व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग में क्या अंतर है? अगला प्रश्न लिखिए,
मांग के नियम का अपवाद लिखे। मांग के नियम का अपवाद लिखे। मांग के नियम का अपवाद लिखे। अगला प्रश्न लिखिए, स्थापन्य एवं पूरक वस्तु से आप क्या समझते हैं? स्थापन्य एवं पूरक वस्तु से आप क्या समझते हैं? स्थापन्य एवं पूरक वस्तु से आप क्या समझते हैं? स्थापन्य एवं पूरक वस्तु से आप क्या समझते हैं? अगला प्रश्न लिखिए, गिफिन का विरोधाभास क्या है? गिफिन का विरोधाभास क्या है? गिफिन का विरोधाभास क्या है?